वेलकम बैक नाज़रीन। आप कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट के हवाले से, और उससे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, जो कि चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान है और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर अफगानिस्तान के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है अंदरूनी कमज़ोरियों और गैर मुस्तहकम पॉलिसियों का जो शिकार है, इस पस मंज़र में पाकिस्तान की जो सरहदी सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा कौन सा दिखाई देता है, और हम इसके खिलाफ क्या मजबूत इक़दाम कर रहे हैं? सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात हैं, इसको हम एक तो पहलू ये है जो आपने फरमाया, दूसरा ये है कि दोनों तरफ असल में दोनों अतराफ में आपका दुश्मन एक ही है और वो है भारत। और यही अफगानिस्तान था जो पाकिस्तान के साथ उसका कोई मसला नहीं था, लेकिन यही आज अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान के साथ जो है एक बिल्कुल जिसको कहते हैं दुश्मनी लगा के बैठा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भारत के फुटप्रिंट बाकायदा वाजे मौजूद हैं। खासतौर पर अगर आप देखें कि पैसे की सूरत में, और फिर पाकिस्तान ने जितने भी सबूत और शवाहिद दिए हैं वो भी अफगानिस्तान में भारतीय जो मौजूदगी है उसको वाजे बताते हैं। फिर उसके बाद यह है कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरीके से दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही है, आखिर इसके लिए पैसा तो आता है ना, तो पैसा कौन दे रहा है? तो एक ये बड़ा सवाल अहम है। दूसरी जानिब यह है कि बहरहाल मेरे ख्याल में हमें काइनेटिक डोमेन के अंदर और हमें जो है जो टॉक्स हैं इनको बराबर बराबर जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के साथ जो है ऑपरेशंस के ऊपर जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आप देख लीजिए कि भारत के साथ भी हम जाके टेबल पे बैठते हैं मुख्तलिफ मामलात पे, सिंतास माहिदे के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर भारत के साथ बैठना पड़ता है। अफगानिस्तान भी एक रियलिटी है। हम सिर्फ हमारी मसला जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जरूर ये कहूंगा, हमारा इशू अफगानिस्तान से नहीं है। हमारा इशू जो है अफगानिस्तान के अंदर जो नाजायज हुकूमत है, हमारा इशू उसके साथ है। हम ये कहते हैं कि ये दहशत गर्दी के जो नर्सरियां उन्होंने बनाई हुई हैं भारत की ईमा के ऊपर, उसको खत्म किया जाए। ठीक, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी नहीं चाहिए। बाकी अफगानी कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं। हम उनको पहले भी खिदमत करते रहे, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमीद साहब, वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि वाजे कहा है उन्होंने कि तालिबान पर एतमाद जो है वो खतरनाक है और कार्रवाई शफाफ और खुली होगी, तो सर पाकिस्तान की जो खारजा और दिफाई पॉलिसी है इस सूरत हाल के पेश नज़र किस तरह जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है बरकरार रख सकती है या रख रही है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स हैं, वो मेजर पॉलिसी मेकर नहीं है। क्योंकि जब भी किसी मुल्क में जब जंग जारी होती है तो ज्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो मिलिट्री के होते हैं, और ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक, इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनकी एक राय हो सकती है, और यकीनन मेरे ख्याल में कैबिनेट में और मुख्तलिफ जो पावर कॉरिडोर हैं उनकी बात को जरूर जो है वो सुना भी जाता होगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये कोई दानाई नहीं होगी कि एक वक्त में हम मल्टीपल फ्रंट्स जो हैं वो खोल लें। बिल्कुल, एक तरफ अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ भारत है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करता है, जो कि ऑपरेशन महादेव की बात करता है, जो कहता है कि जी हमने ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया है, जो शेर क्रीक के ऊपर 34 नॉटिकल माइल के ऊपर जो है अपनी शिप्स लेके बैठा हुआ है, अपनी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। आखिर ये सारी चीजें जो हैं इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, अफगानिस्तान में जो तालिबान की दहशतगर्द ग्रोहों की जो मुमकिना हिमायत के पेश नज़र जो है वो पाकिस्तान की दाखिली और सलामती और सरहदी हिफाजत के लिए सर हमारी तरजीहात क्या हैं और किस हद तक हम इस पर काबू पा रहे हैं? देखिए, हमारी तरजीहात जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। हमारी तरजीहात ये हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए किसी किस्म की दहशतगर्दी ना हो, नंबर 1। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, कायदे हैं, उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आप जो है वो पाकिस्तान से अफगान ट्रांजिट ट्रेड करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप स्मगलिंग ना करें।
इलीगल काम ना करें। अगर आप पाकिस्तान में कोई कारोबार करते हैं तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। अफगानिस्तान कहता है हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, अफगानिस्तान कहता है कि जी हम तो टैक्स नहीं देंगे। ये गलत है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से जो उनका मजीद जो उनका है कि बगैर वीजे के पाकिस्तान हम आए, जो मर्जी करें, ये नहीं मुमकिन, क्योंकि ये दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। उनको हमारा एहतराम करना होगा, हम उनका एहतराम करते हैं। हम सिर्फ एक चीज मानते हैं, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की कौम, आज भी हम कहते हैं ये मसला हमारा अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के माबैन है। ये अफगानिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में नहीं है। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता। अब जो है अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं 60%, मुझे पता है कि तकरीबन 60% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी राय रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर नाजायज एक हुकूमत मुसल्लत है जो भारतीय तसल्लुत के अंदर जो है बुरी तरीके से जकड़ी हुई है, जो भारतीय पैसे की जबान जो है वो बोल रही है और वहाँ दहशत गर्दी को फरोग दे रही है, जिसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना रस्म और रिवाज से कोई ताल्लुक है। आप देखिए जो दहशत गर्दी है, जो दहशत गर्दाना कार्रवाई होती हैं, ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं। जबकि अफगान कहते हैं कि हम जो है वो गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज में भी होगा कि जो रहमान उल्लाह लाखनवाल जैसे जो साबिक अमरीकी इत्तेहादी हैं सर, वो दुश्मन बन चुके हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है और दिफाई क़ुव्वत है, इस तरह के खतरात के सामने किस तरह मुस्तहकम जो है अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपनी ड्यूटी पूरी जो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक है वो अपनी पूरी ड्यूटी अंजाम कर रहे हैं। खून से ज्यादा कुर्बानी मेरे ख्याल में और क्या आपको वो सबूत दे सकते हैं। दूसरी जानिब जो है वो आपने खुद बड़ी अच्छी बात कर दी। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दोहा मुज़ाकरात में दो फरीकैन के दरमियान में ये मुआहदा हुआ था, जिसकी शिकें, जिस मुआहदे का आज तक जो उसकी अमली शक्ल है वो आपके सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने नहीं आई। अभी तक सिर्फ मफरूजा जात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि जी उसमें ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन किसी ने आज तक वो मुआहदा नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या पर्दादारी है कि आज 4.25 साल ये गुजर गए हैं और अमेरिका ये मुआहदा दिखाने से कासिर है। क्यों कासिर है? दूसरी जानिब है अमेरिका। दोहा मुज़ाकरात में दो फरीकैन थे, एक अफगान तालिबान थे जिनको हम आए दिन आड़े हाथों लेते हैं और लेना भी चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका भी तो है। हम अमेरिका के ऊपर बात नहीं करते, जिसने वहां $10 अरब का असला छोड़ा, जिसने जो है आज तक $19 बिलियन उनकी मदद की। आपको तो $1 बिलियन के लिए नाके रगड़ जाती हैं आपकी। तो $19 बिलियन 4.25 साल के अंदर वो अपने इनखला के बाद उनको दे चुके हैं। सारा एडम जो कि उनकी काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी CIA की, उसका पॉडकास्ट 3 घंटे का मौजूद है। उसमें से उसने जो अफगानिस्तान के हवाले से बात की, उसने कहा कि हम हर महीने $84 मिलियन अफगानिस्तान को देते हैं और साथ ही साथ हमने आजाद पश्तूनिस्तान बनाने के लिए एक CIA में सेल कायम कर दिया है। अब भी हो सकता है कि ये उनकी अपनी राय हो, गलत राय हो, जो भी हो, लेकिन क्या लैंगले जो कि CIA हेडक्वार्टर है अमेरिका में, क्या उसने इस इल्जाम को मुस्तरद किया? जवाब है नफी में। क्या वाशिंगटन ने इस इल्जाम की तरदीद की? जवाब है नफी के अंदर। क्यों? आखिर क्या वजह है कि इसकी नफी क्यों नहीं आई? ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इल्जाम है और इसके ऊपर सोचना चाहिए। मकसद यहाँ यह है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। चीन जो है, दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए, जिसके अंदर चाइनीज जो थे उनको। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, क़तई कलामी की माजरत, ये जो अभी अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन के अंदर जो हुआ है, जो 2 गार्ड्स जो हैं उनकी फायरिंग से जख्मी हुए, तो सर उसके बाद अमेरिका ने जो फ़ौरन ही स्टेप लिया, उन्होंने जो अफगान बाशिंदे हैं वहाँ पे उनकी इमिग्रेशन जो है फौरी तौर पर जो है उसको उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब ये दहशतगर्दी जो है खत्ते से निकल के अब यहाँ से मतलब जो हम बरादर ममालिक के लिए भी खतरा है। जी जी, देखें जो अभी ताजिकिस्तान में हुआ या अमेरिका में हुआ, उससे ये जरूर है कि पाकिस्तान का जो मौकफ था, जिसके अंदर पाकिस्तान ये कह रहा था कि एपिसेंटर बन गया है अफगानिस्तान, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बात है
यूनाइटेड नेशन ने भी तो अभी ये रिपोर्ट पाकिस्तान के बाद ये दी कि 24 दहशत गर्दों की तंजीमें जो हैं अफगानिस्तान में जो है वो जेर शाया चल रही हैं हुकूमत वक्त के, अफगान हुकूमत वक्त के जी। तो इसके बाद अब देखें अमेरिका के अंदर वाकया होता है। अमेरिका के अंदर एक उनकी जो खातून है वो हलाक हो जाती हैं इसमें, और एक अभी जख्मों के अभी जो है वो जख्मी हैं। दूसरी जानिब जो है ताजिकिस्तान के अंदर ये हमला होता है। इससे ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह बैठे हुए हैं वो अब जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं और वो इलाके के और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक नासूर बन गए हैं। अब हमारा जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर मेरे ख्याल में दुनिया को सोचना पड़ेगा और खुद अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा कि भारत को अब थोड़ी सी उसको लगाम डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो भारत के साथ दिफाई मुआहदा करता है। देखें, एक चीज है कि जब अगर कोई चीज पता ना हो, कनाडा के अंदर भारत का एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म नजर आया जब वहां नजर सिंह को कत्ल किया गया, जिसकी ज्वाइंट इंक्वायरी जो थी अमेरिका और कैनेडियन इंटेलिजेंस ने मिलकर की और उसके अंदर इल्जाम जो था खुरा वो रॉ के नाम निकला। दूसरी जानिब जो है अमेरिका के अंदर जो है गुरपतवंत सिंह पुन्नू का जो मुबैना जो कत्ल का प्लॉट था उसके अंदर अमित शाह का नाम आया। उनकी अदालत के मुताबिक, अमेरिकन अदालत के मुताबिक कतर के अंदर 8 लोगों को, भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई, जो कि आप देख लें ये अमली सबूत है। 78 लोगों को जो है भारत के जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया ईरान के अंदर जब इसराइल के साथ हो रहा था मामला। ठीक। फिर इसी तरीके से बरतानिया में पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को मावराए अदालत कत्ल कराने का, टारगेट किल करने का किसी और ने नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने बकायदा एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए इकरार किया। फिर इसी तरीके से दीगर ममालिक खित्ते के, यानी कि भारत एक वो मुल्क है जो दहशत गर्दों को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे मुल्क के साथ जो है क्या अमेरिका जैसे मुल्क को जो कहता है कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ हैं, क्या उनको दिफाई मुआहदा ज़ेब देता है? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमीद गुल साहब एक और बात है, जो अमेरिका और तालिबान ताल्लुकात में जो तब्दीली है और तालिबान की जो मुमकिन दहशत गर्दी की जो हिमायत के पेश नज़र खित्ते में पाकिस्तान के जो असरात हैं और कौमी मौक़िफ़ पर वो क्या असर पड़ेगा और हमें इसे किस तरह मुस्तहकम रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है तो ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान भी जो है उसको एक ग्रीन सिग्नल तो मिला हुआ है ना कि इधर से कोई भी कार्रवाई हो सकती है। फिर ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने है। नहीं, कार्रवाई तो देखें, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के जरिए अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। ये वही यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने भारत को जवाब दिया था और ईरान ने इसराइल को जवाब दिया था। ठीक। अच्छा, अब जो है आपको भी कुछ चीजों की तैयारी करनी है। आप कर रहे हैं एक गुरिल्ला वॉरफेयर। क्या हमारी अफवाज गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार है? क्या उनको उन खतूत के ऊपर तैयार किया गया? क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तो आपके जो स्पेशल जो SSG कमांडोज हैं वो काम करते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, तो वो तो बड़े महदूद हैं। दूसरी जानिब हम जो है वो एक ज़ाहिर है बड़े तवील बॉर्डर जो कि तकरीबन 2642 किलोमीटर है, उसके ऊपर हम जो है वो दहशत गर्दों से नबरदाजमा है। और तीसरी जानिब जो है इंडिया जो है वो आपके जो है बॉर्डर के ऊपर रोजाना कोई ना कोई एक वारदात करता है, आपके ऊपर दबाव डालता है। अब आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि बहरहाल हमें जो अब अपने आप को नए खतूत के ऊपर उस्तवार करना पड़ेगा। हमें जो है दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी को जो है वो रोकने के लिए और टेररिज्म जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए हमें न सिर्फ मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए है, मॉडर्न हमें जो है टेक्निक्स चाहिए और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जो है एक स्ट्रेटेजी चाहिए, जो कि है हमारे पास। ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसकी तादाद कम है और उसको बढ़ाना जो है वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तमाम चीजें हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा हमीद साहब, मुख्तसर और वाज़ेह अंदाज में बताएं कि जो बदलती हुई आलमी और खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो सबसे अहम इक़दाम क्या होना चाहिए ताकि हमारी जो सरहदें और कौमी सलामती है वो महफूज रह सके? देखिए, आपकी कौमी सलामती सिर्फ तब महफूज रह सकती है जब आपके मुल्क में अमन और इस्तेहकाम हो।
اگر آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا تو وہاں لوگ انویسٹ کرنے نہیں آئیں گے، اس سے خوشحالی کے دروازے آپ کے لیے محدود ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری جانب جو ہے آپ کو جو ہے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، آپ کو اس کو جو ہے وہ میک شور کرنا پڑے گا، یا تو آپ اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیں، جو کہ میرے نظر میں ہو جانا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی، چاہے کڑوا گھونٹ پیئیں چاہے جو مرضی کریں۔ تیسری جانب جو ہے وہ آپ نے عالمی منظرنامے میں پاکستان کو مارکہ حق کے اندر جو فتح ہوئی اس سے، اور پھر ملٹری ڈپلومیسی، اس سے بہت پاکستان کی عزت میں اور قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کو ہم نے آئسولیشن کا شکار کر دیا۔ آج انڈیا کے تعلقات نیپال سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، چین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کے یہ تعلقات بہترین تعلقات ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم ایک مضبوط اور جامع حکمت عملی لیتے ہوئے بھارت کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے اس کے اوپر زور دیں، اور بھارت کو ایک ایسا ملک جو ہے وہ قرار دلوائیں جو کہ ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم، تاکہ اس کے اوپر اقتصادی اور اس کے اوپر دفاعی پابندیاں عائد کی جا سکیں سمیت سفارتی پابندیوں کے۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اگر ہم نے قلعہ بند ہو کے لڑائی کی تو یاد رکھیں کہ قلعہ بند ہو کے لڑنے والے زیادہ تر جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی یہ جنگ باہر لے جانی ہے، آپ کو جو ہے وہ یہ ان کے گراؤنڈز پہ کھیلنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو انڈیا کر رہا ہے پاکستان میں بھی وہ کیپیسٹی ہے کرنے کی۔ اگر انڈیا باز نہیں آئے گا تو میرے خیال میں پھر ہمیں بھی وہ اختیار کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ عبداللہ گل حمید صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور ناظرین، یہاں جو ہے اب اختتام ہوتا ہے پروگرام کا، لیکن جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ملک کی جو سیاست ہے اس میں جو بڑھتا تناؤ ہے، سرحدوں پر بے چینی ہے، افغانستان کی بگڑتی تصویر اور امریکہ، طالبان تعلقات میں نئے جھٹکے، سب ایک بار پھر ہمیں ایک ہی سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں: پاکستان اس ہنگامہ خیز منظرنامے میں اپنے مفاد، اپنی حکمت عملی اور اپنے مستقبل کو کیسے محفوظ بنائے گا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پان۔